फिल्म की जिसने इस वक्त पूरे भारत की राजनीति में हंगामा मचा रखा है। जिस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही महाराष्ट्र के कुछ ऊंची जाति की ऑर्गेनाइजेशन को इस फिल्म से इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इतनी ज्यादा आपत्ति हुई कि खुद सेंसर बोर्ड को ही बीच में आना पड़ा। ऑलरेडी फिल्म के अंदर कई डायलॉग, कई सीन्स को बदलवाया गया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि फिल्म रिलीज ना हो सके। फिल्म बनाने वाले को इस फिल्म की रिलीज डेट जो पहले 11 अप्रैल थी उसको 25 अप्रैल करना पड़ा, और अभी भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि 25 अप्रैल को भी यह फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं। तो सीधा सा सवाल ये बनता है कि आखिर इस ऐतिहासिक फिल्म के अंदर ऐसा भी क्या है कि इसको ब्राह्मण विरोधी और कुछ लोगों के द्वारा हिंदू विरोधी तक बताया जा रहा है। आखिर इस फिल्म में ऐसा भी क्या दिखाया गया है और इतिहास के किस मशहूर इंसान को के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया। बिना उधर उधर जाए और देरी किए डायरेक्ट बात करे तो ये कहानी उस इंसान की है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत के अंदर वो काम करने की हिम्मत दिखाई जो पिछले सैकड़ों और हजारों सालों में कोई नहीं कर सका था। जिस इंसान का कहना था कि अंग्रेजी की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, मगर मैं जिस गुलामी से लोगों को आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सैकड़ों हजारों पुरानी साल की है। जिस मुल्क को भारत के संविधान के लिखने वाले अंबेडकर को अपना गुरु माना करते थे, और जिस इंसान ने अपनी किताब लिखी तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ लिख डाली जिसको लेके भारत का एक बड़ा वर्ग आपत्ति जताता है। इसकी वजह यह है कि इस इंसान ने अपने किताब में लिखा कि ये जो ग्रंथ है उनको ब्राह्मणों ने या कह सकते हैं कि ऊंची जाटों ने अपने आप से लिखा था, ताकि वो भगवान के नाम पे भारत में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सके जिसके जरिए से वो निचली जाति के लोगों को अपना गुलाम बना करके रख सके। अब तक तो आप में से बहुत से लोग गैस भी कर चुके होंगे कि यहाँ पर बात किसी और की नहीं बल्कि उसी महान पुरुष की हो रही है जिसको दुनिया आज ज्योतिबाई फूले के नाम से जानती है। ज्योतिबाई फूले की कहानी, उसकी कहानी को जानने और समझने के लिए हमारे लिए ये बात भी जहनशील कर लेना जरूरी है कि ज़्यादा नहीं सिर्फ 150 साल पीछे भी जाया जाए तो भारत की सोसाइटी उस जात पात ऊंच नीच के सिस्टम में फंसी हुई थी, उलझी हुई थी, जो पिछले यहाँ सैकड़ों बल्कि कह सकते कि हजारों साल से चला आ रहा था। 19वीं सदी के महाराष्ट्र के पुणे के इलाके में ही नजर डाल ले, जहाँ पर ज्योतिबाई फूले का जन्म हुआ था, तो वहाँ के हालात ऐसे थे कि उसके निचले जाति के इस बात का ख्याल रखना होता कि उनके चलते वक्त उनके साया भी किसी ऊंची जाति पर न पड़ सके। दिन के जिस खास वक्त में परछाई लंबी हो जाती है, साया बड़ा हो जाता है, उस वक्त तो वो लोग डर से बाहर निकलते भी नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर धोखे से भी उनकी परछाई किसी धोखे ऊंची जाति के लोगों पर पड़ जाए तो मान लो कि मौत को दावत देने जैसा होगा। अछूत लोग को यह ऑर्डर था कि अपनी कलाई या गर्दन पे काला धागा जरूर बांधे ताकि हिंदू लोग उनको दूर से ही पहचान पाए और उनसे दूरी बना पाए। और तो और उनको अपने कमर पे झाड़ू बांधने का भी हुक्म है ताकि वो चले तो उनके कदमों के निशान झाड़ू से मिट सके, ताकि बाद में किसी अछूत के कदमों के निशान को हिंदू अपना पैर रख कर अपवित्र न हो जाए। तो ऐसे ही हालात में 11 अप्रैल 1827 के दिन पुणे के इलाके में जन्म होता है ज्योतिबाई फूले का। ज्योतिबाई फूले के जो पिता थे वो एक आम माली थे जो फूल बेचकर अपना घर बार चलाया करते थे। अपने फादर की इसी फूल की दुकान पर ही काम करते हुए बहुत कम ही उम्र में ज्योतिबाई फूले को ये ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट का एहसास भी हुआ था। दरअसल हुआ ये, ज्योतिबाई फूले के फादर इसी दुकान पर बतौर मुंशी काम करने वाला जो लड़का था वो एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी जब शादी हुई तो उसने ज्योतिबाई फूले को भी अपनी शादी पे इनवाइट किया। ना तो खुद ज्योतिबाई फूले को इस बात का एहसास था, ना ही उस मुंशी को एहसास था कि एक निचले जाति के इंसान को वहाँ पर शादी में नहीं बुलाया जा सकता है। ज्योतिबाई फूले जैसे ही उस शादी को अटेंड करने के लिए पहुँचे, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। किसी ने चिल्ला कर कहा, अरे इस शूद्र को यहाँ पर किसने बुलाया है। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबाई फूले को फौरन बाहर निकाल दिया गया। कम उम्र ज्योतिबाई फूले जो मानो अभी एक बच्चे ही थे, इस पूरी घटना से इनके दिल पे गहरी चोट तो लगी और एक जातिवाद का पूरा सच भी पता चल गया। उनको बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि जहर से निपटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन। उसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने घर से ही की, और वो इस तरह से कि वो दिन भर काम करते और रात पर घर पे जाके अपनी बीवी सावित्री बाई को पढ़ाया करते थे। नतीजा ये हुआ कि फाइनली एक दिन 1848 को पुणे के अंदर इस जोड़ी ने
लड़की के पहले स्कूल की शुरुआत की, जिसमें ज्योतिबा फूले की बीवी, जो अभी खुद भी एक बहुत कम उम्र की, उन्होंने एक टीचर के तौर पे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में वहाँ पर पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। वह मुश्किल 9 लड़कियां पढ़ने के लिए आया करती थी। उनकी मेन वजह यही थी कि ये दोनों लोग जो भी कर रहे थे वो उस दौर में नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो सैकड़ों और हजारों साल से चले आ रहे उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे कि जिसके अंदर औरत को तालीम देने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दरअसल पिछली जाति के खुद एक औरत तालीम हासिल करने के लिए और दूसरी लड़की को भी पढ़ाए, वो ऊंची जाति को पसंद नहीं था। उन्होंने उसे धर्म के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा। ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी को कंट्रोल करने के लिए हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सबसे पहले ज्योतिबा फूले के जो फादर थे, जो पिता थे गोविंद राय, उनसे शिकायत की और उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उनके पिता ने डर कर अपने बेटे को ये मशवरा दिया कि स्कूल बंद कर दो। बेटी ज्योतिबा फूले ने जब ना सुनी तो बाप ने सोसाइटी के प्रेशर में आकर बेटे को घर से ही निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा फूले और उनकी बीवी ने घर के बाहर निकाल जाने के बाद भी ये पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। 1851 के तक ये दोनों लोग लड़कियों के कम से कम 3 स्कूल खोल चुके थे, जिसमें पढ़ने के लिए तादाद 150 के करीब पहुंच चुके थे। कुछ वक्त के बाद ही ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक नाम के एक संगठन या कह सकते एक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसका मेन मकसद ही था जो पिछली जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का हक दिलाना। जो कि मामला ये था कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले सैकड़ों बल्कि हजारों साल से जो ऊंच नीच का सिस्टम चला आ रहा था, उसके अंदर ही जन्म लेते ही ये बात तय कर ली जाती थी कि कौन तालीम हासिल करेगा और कौन तालीम हासिल करने वालों की सेवा करेगा। मतलब कि पिछले जाति के जो लोग हुआ करते थे, जो चाह करके भी शिक्षा नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार ही नहीं था। ज्योतिबा फूले के इस संगठन के अलग अलग शाखाएं पुणे और मुंबई में खोली गई। इसका असर ये हुआ कि 10 साल के अंदर इस संगठन ने जो पिछले जाति के लोग थे उनमें एक तरह की क्रांति पैदा कर दी। हालात तो ऐसे बन गए कि अब लोगों ने शादी ब्याह, नामांकन वगैरह, पंडित और पुरोहित वगैरह को बुलाना ही बंद कर दिया, मतलब कि उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। जिसके जवाब में अब दूसरी तरफ से पिछली जाति को लोगों को धमकाया गया और कहा गया बिना संस्कृति तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच नहीं सकती। इस पर ज्योतिबा फूले ने खुद आगे आकर ये जवाब दिया, जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला जब हर जुबान में ईश्वर तक प्रार्थना पहुंच सकती है, तो पिछली जाति के लोग जब अपनी जुबान में प्रार्थना करेंगे तो वह ईश्वर तक मतलब भगवान तक क्यों नहीं पहुंचेगी। और तो और कई मौकों पर ज्योतिबा फूले ने खुद ही पुरोहित बनकर एक पुरोहित की जो जिम्मेदारियां होती है वो अंजाम दी, जिसमें पिछली जाति के लोगों को कुछ समझ मिली और नया विवाद शुरू हुआ। जो पिछले जाति के लोग पुरोहित बनने लगे थे। ज्योतिबा फूले ने जातिवाद की पोल खोलने के लिए एक किताब भी लिखी थी जो आज एक काफी मशहूर है, जिसको गुलामगिरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्योतिबा फूले ने इस किताब के अंदर जातिवाद, पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथों से रिलेटेड जो भी लिखा है वो इतना एक्सट्रीम लेवल का है जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं होगा। बट आसान भाषा में और इशारों में ये समझ लीजिए कि उस किताब के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने मतलब ऊंची जाति के लोगों ने अपने पेट पालने के लिए इस ग्रंथों का सहारा लिया, और इस वजह से जो इसके जरिए से जो पिछली जाति के अज्ञानी मतलब गैर तालीम याफ्ता लोग इनको अपना गुलाम बनाकर रखा। बाकी दोस्तों, ये सारी वही चीजें हैं जो ज्योतिबा फूले ने अपने कलम से इस किताब में लिखी है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना भी चाह रहे हैं तो गुलामगिरी लिखकर गूगल पर सर्च भी कर लेंगे तो आसानी तौर पर ये PDF के तौर में मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतिहास के 3 लोगों को अपना गुरु माना था, जिसमें से एक थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे कबीरदास और तीसरे थे वही ज्योतिबा फूले थे। और आप भी इस वीडियो के जरिए से जो आप चंद चीजें ने आप ज्योतिबा फूले के बारे में जाने हैं, इससे इस बात का आइडिया तो हो गएगा कि इनके ऊपर जो नई फिल्म आ रही है तो इसको लेकर इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया होगा, क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी ये आसानी से रिलीज नहीं हो पा रही है। बाकी दोस्तों, आखिर में अलविदा लेने से पहले ये कह सकते हैं कि केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल एंड द साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, लेकिन इन मूवी को सेंसर बोर्ड में भेज दिया जाता है और इन्हें रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है।